Hey guys, welcome to Bhadra IAS Academy. Today is 7th of August and we are going to discuss 6th and 7th of August current affairs. This is presented by me, शुभोदीप. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन जहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग असम ट्रिब्यून के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. अगर आज के एडिटोरियल पेज में देख लीजिएगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है. आपको पता होना चाहिए दैट गुवाहाटी इज़ अ स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट सिटी रहते हुए हम लोग का क्या एक्सपेक्टेशंस था दैट गुवाहाटी कन्वीनियंट होना चाहिए, है ना. स्मार्ट सिटी मतलब क्या, हर एक एस्पेक्ट में स्मार्ट. मतलब अभी जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तब वहाँ पर फ्लडेड सिचुएशन नहीं होना चाहिए. बट जी हाँ, आज के समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी भी गुवाहाटी में झमाझम बारिश हो रही है, राइट. और ये फ्लैश फ्लड्स के इंटेंसिटी इतने ज़्यादा बढ़ते हुआ देखने को मिल रहा है. इसका मेन रीज़न है दैट रेनफॉल गुवाहाटी में हद से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है. अगर पास्ट के डेटाज देख लीजिएगा उससे रफली अराउंड 170 mm रेनफॉल ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है. तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली रिस्पॉन्स किस टाइप का देखने को मिला है. दिया एडमिनिस्ट्रेटिव अगर प्रिपेयर्डनेस की अगर बात करें तो बोला जा रहा है दैट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ जो है ये कहीं ना कहीं अनप्रिपेयर्ड है. ठीक है, दैट इज. अब अगर देखो कम्युनिकेशंस शुड बी वेरी मच क्लियर, राइट. मतलब स्कूल्स सबसे इम्पैक्ट कौन होते हैं ना, बच्चे. उनको पता भी नहीं होता क्या चीज़ चल रहा है, राइट. तो स्कूल के क्लोजर के बारे में नोटिफिकेशन तो पहले देना चाहिए ना, बट उस दिन के बाद दिया जा रहा है. ये क्या आदत है जो कि अभी देखने को मिल रहा है. यही नहीं, अगर ट्रैफिक एडवाइजरीज देख लीजिएगा ये भी प्रॉपरली पब्लिक तक पहुंच नहीं पा रहा है. पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रहा है दैट कौन कौन सा रीजन वो वाला रीजन है जहाँ पे ओवर फ्लडेड हो सकता है, राइट. और रिस्पॉन्स की अगर बात करें, यस, अगर रिस्पॉन्स देख लीजिएगा बहुत ही इनएडिक्वेट रिस्पॉन्ड है, राइट. मतलब लोगों को इतना ज़्यादा, अब देखो क्या है ना दैट इतने बड़े बड़े सिटीज़ जब है, मतलब बड़े बड़े सिटीज़ मतलब क्या, बहुत ज़्यादा सरकार को रेवेन्यू मिलता है आसाम के गुवाहाटी से सरकार को. तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा ना, अगर गुवाहाटी को जब रेवेन्यू इतना मिल रहा है तो गुवाहाटी के लोगों को भी बिल्कुल ही जीरो प्रॉब्लम होना चाहिए इसमें, है ना. एटलीस्ट यार लोगों तक मैसेज तो पहुँचा दो. आप मैसेज भी तो नहीं पहुँचा रहे हो. दैट इज़ द मेन इशूज़ जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अगर देख लीजिएगा यहाँ पर क्लियरली बोला गया इट हैज़ नॉट यील्डेड सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, है ना. क्योंकि हमारे जो है इस रीजन में ड्रेनेज मैप्स नहीं हमको मिल रहे हैं, राइट. कोई भी मतलब ड्रेनेज मैप मतलब क्या, प्रॉपर साइंटिफिक मैप्स होने चाहिए ना. उन साइंटिफिक मैप्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल ही हम लोग को कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट, है ना. और बोला जा रहा है दैट कैपेसिटी जो है वो कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम है. दैट इज़ नेचुरल वाटर स्ट्रीम जैसे भौरालू रिवर, बाहिनी रिवर अगर देख लीजिएगा, इनका जो है ना कैपेसिटी, क्योंकि इनका क्या काम है दैट एक्सेस पानी जो है ये अपने आप में ले लें. बट क्योंकि ये रिवर्स भी अपने आप में इतना ज़्यादा सिल्टेशन इश्यूज फेस कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट इशू फेस कर रहे हैं, जिसके कारण दैट इस रीजन में डिस्पोजल जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया. एडिशनल कंसर्न्स और भी ज़्यादा है, जैसे हिल्स को कट किए जा रहा है, राइट. हिल कल्टिंग एक्टिविटीज़ अराउंड द सिटीज़ के कारण क्या हो रहा है दैट बहुत जगह में हम लोग को देखने को मिल रहा है दैट अमाउंट्स ऑफ सेडिमेंट्स जो क्या इन रिवर्स में इंक्लूड हो रहे हैं, राइट. यही नहीं, रेन वाटर. अब देखो क्या हो रहा है ना, बहुत समय हिल रेन वाटर जब भी गिर रहा है तो अगेन से फॉर एग्जांपल दीज आर हिल एरिया, तो ये रेन्स क्या हिल से नीचे चला जाता है और नीचे प्लेन एरियाज को जो है वो डुबा देता है. अर्बन सरफेस इश्यूज भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्या है रोड्स, जैसे रोड्स पक्का रोड्स है. अब पक्का रोड्स है तो यहाँ पर अगर पानी जमेगा तो ये क्या पानी सीप इन करेगा टू द ग्राउंड वाटर, नहीं ना, क्योंकि पक्का है ना, पेव्ड स्ट्रीट्स और कॉन्क्रीटाइज सरफेस. इसके कारण क्या हो रहा है दैट सरफेस रन ऑफ बढ़ गया है. इसके कारण जो लोकल ड्रेनेज की कैपेसिटीज़ है ये भी फुलफिल हो जा रहा है. सो ये एक आर्टिकल था जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल था. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रिगार्डिंग द हैंडलूम सेक्टर. बोला जा रहा है हैंडलूम सेक्टर्स में देखो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा कानून है ना आसाम के हैंडलूम को रेगुलेट करने के लिए, है ना. हैंडलूम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि आसाम में बहुत ही पुराना सेक्टर है, बट अभी ये कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है, जिसको इस आर्टिकल में बोला गया है दैट हमें इन चैलेंजेस को प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करना चाहिए. तो सवाल होता है ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो क्या हैंडलूम सेक्टर ऑफ आसाम फेस कर रही है. देखो पहले तो हैंडलूम सेक्टर्स के बारे में बताया गया दैट हैंडलूम सेक्टर अगर देख लीजिएगा, यस, एग्रीकल्चर के बाद ये दूसरा बड़ा सेक्टर है जो क्या लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, राइट. और अगर इसका देख लीजिएगा कल्चरल सोशल सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट, तो यस आसाम को इसने प्राइड, डिग्निटी और सोशल स्टेटस प्रोवाइड किया है. इनफैक्ट यही नहीं, आसाम के व्यूवर्स को भी ये किया है, राइट. और ओवर 12 लाख आर्टिशियंस जो है, राइट, वो लोग इसमें इंगेज है डायरेक्टली, है ना. सो वही बोला गया दैट
आउट ऑफ अराउंड 31.44 लाख, 12 लाख तो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, राइट। और कंट्रीब्यूशन अगर देख लीजिएगा इसका रूरल इकोनॉमी में, तो अनडाउटेडली काफ़ी ज़्यादा वाइटल है फॉर लाइवलीहुड ऑफ द पीपल इन आसाम, और रूरल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये डालता है, राइट। बट हैंडलूम की अगर वीविंग स्टेटिस्टिक्स की अगर बात कर ले, तो नेशनल हैंडलूम सेंसस जो कि 2019-2020 को कंडक्ट किया गया था, उसमें बोला गया था दैट आसाम में मोर देन 10.9 लाख एक्चुअल जो वीवर्स है ना, वो है आउट ऑफ 25.5 लाख वीवर्स। और इसके इम्पैक्ट क्या है पॉलिसीज़ के, कोई भी अगर नया पॉलिसीज़ या फिर कानून लाता है वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है आसाम के इन हाउस होल्ड्स को, राइट। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं हैंडलूम सेक्टर के द्वारा। इस आर्टिकल में उन चैलेंजेस को एक एक करके लिया गया। जैसे चैलेंज नंबर 1 बोला गया है, हैंडलूम रिजर्वेशन एक्ट 1985 जो आया था ना, उसमें भी लूप होल्स था। क्योंकि अगर अभी का प्रोविजंस देख लीजिएगा इस एक्ट में, उसमें क्या है, इसमें सेक्शन 6 और सेक्शन 7 है, उस एक्ट में लूप होल्स है। क्योंकि यहाँ पर कोई पेनल्टीज नहीं है अगर आप इस कानून को वायलेट करें तो, राइट। इश्यूज ऐसे बहुत सारे डिसएंगेज मतलब ट्रेडर्स है जो क्या बिल्कुल डिसऑनेस्ट है ना, तो अब इनके से भी मेन इश्यूज है ना। अब इसीलिए बोला जा रहा है दैट इस 6 और 7 वाले जो सेक्शन से इसको अमेंड करना चाहिए, जिससे बेटर इन्फोर्समेंट किया जा सके वेवर्स के लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को। नेक्स्ट इज हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। यहाँ ये लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दैट देखो एक्चुअली क्या है ना, ऑब्सोलीट प्रोडक्शन मेथड्स है, राइट। और उससे अगर कंपैरेटिवली देख लीजिएगा, अभी जो सिल्क का जो रॉ कॉस्ट है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके कारण उनकी प्रॉफिटेबिलिटी घट गई है। मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज क्या बोल सकते हैं, देखो इसमें हम लोग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ला सकते हैं और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन मशीन्स ला सकते हैं, जिससे जो है हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं दैट यस इसके प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज किया जा सके। ऑथेंटिसिटी ऑफ सिल्क प्रोडक्ट ये बहुत एक बड़ा इशू है, क्योंकि अभी बहुत समय ऐसा देख रहा है दैट प्योरिटी जो है इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जा रहा है। क्योंकि ऑनलाइन अगर आप सेल करोगे तो ऑनलाइन उल्टा पुल्टा माल भी भेज दोगे, तो कुछ ऑथेंटिसिटी मैकेनिज्म नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट इज बोला गया मिटिगेशन स्ट्रैटेजी। हम लोग को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा टेस्टिंग लाइफ्स फॉर सिल्क प्योरिटी, है ना। जैसे QR कोड्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, दैट कहाँ से ये प्रोडक्ट बना है, वेदर दिस प्रोडक्ट इज ऑथेंटिक और नॉट, राइट। इस टाइप से चीज़ें हम लोग चलाए जा सकता है, ठीक है। इनफैक्ट एक ऐसा ही पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है इन स्वालकुची, अंडर स्वालकुची तात शिल्प उन्नयन समिति। तो देखा जाएगा इस पायलट प्रोजेक्ट कितना सक्सेस होता है। बट और भी बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे यार्न के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे पर्टिकुलरली अगर मलबेरी सिल्क देख लीजिएगा, इसका तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग को यार्न बैंक सेटअप करना पड़ेगा आसाम में, राइट। यही नहीं, इससे क्या होगा, यार्न बैंक से हम लोग प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बोला जा रहा है दैट प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है आसाम में। दैट इज़ ओवर प्रोडक्शन अगर सिमिलर हैंडलूम प्रोडक्ट का करोगे तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, आपको अलग अलग डाइवर्सिफाई करोगे ना। क्योंकि एक इंसान को अगर ये वाला प्रोडक्ट पसंद है, दूसरा इंसान को ये वाला प्रोडक्ट पसंद है। अगर आप एक ही टाइप के प्रोडक्ट अगर हज़ारों ला दोगे तो उसका जो मार्केटेबिलिटी है वो घट सकता है, राइट। नेक्स्ट इज मिटिगेशन स्ट्रैटेजी। बोला गया दैट हम लोग को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्कीम्स को, और साथ ही साथ सपोर्ट करना पड़ेगा हम लोग को स्टार्टअप्स विद इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड बल्क एनुअल प्रोक्योरमेंट, राइट। और प्राइस रेगुलेशन एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है जिसको इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत समय क्या हो जाता है दैट प्राइसेस ऐसे रखी जाती है ना जिससे कि प्रोडक्शन जो करते हैं उन लोग को, देखो आप अगर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को बनाने का खर्चा, आप लेबर कॉस्ट तो लोगे ना, उसके बाद आप जो बेचोगे तो प्रॉफिट में ही ना बेचना चाहोगे। बट क्या होता है, इनको जो ये होता है ना, ये प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए प्राइस रेगुलेशन का एक मैकेनिज्म होना चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन, जी हाँ, बहुत समय क्या होता है दैट आप का डिज़ाइन को कोई चोरी करके अपना डिज़ाइन मान के उसको प्रोडक्ट बेचने लग जाता है, राइट। तो इस टाइप से कुछ एक डिज़ाइन को प्रोटेक्शन करने का मैकेनिज्म होना चाहिए, राइट, जिसमें रजिस्टर्ड डिज़ाइनर्स और सर्विस सेंटर्स होनी चाहिए जिसको कि जो क्या कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सके और प्रिवेंट कर सके इस टाइप के इंफॉर्मेशन लीकेजेस को, राइट। नेक्स्ट अगेन आसाम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रिगार्डिंग कार्बन स्मार्ट पेरिस गेम्स। अभी आपको पता चल रहा है पेरिस में ओलंपिक्स चल रहा है, राइट। और इस ओलंपिक से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, इस आर्टिकल में वो सीख के ही बारे में ही बात किया गया। इस आर्टिकल में बोला गया दैट पेरिस ने जैसे प्रूव किया है दैट इस टाइप के अगर गेम ऑर्गेनाइज करता है तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर में कर रहा है। वैसे ही दुनिया को पेरिस से कुछ सीखना चाहिए, और वो क्या सीखना चाहिए चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है पेरिस ने प्रोएक्टिव इन्वायरमेंटल मेजर्स लिए हैं। जैसे
प्री गेम से पहले भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए और ड्यूरिंग द गेम्स भी ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही हैं जिससे क्या कार्बन स्मार्ट रीजन हो सके, राइट। जैसे एनर्जी एफिशिएंसी पे फोकस किया जा रहा है, कोई नया कंस्ट्रक्शंस नहीं किए गए हैं, राइट। जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ है उनको ही यूज़ करके ओलंपिक्स को चलाया जा रहा है। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे फ़ायदा ये हो रहा है दैट अगर हम लोग एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ का ही अगर सिंपली यूटिलाइजेशन करते हैं तो हम लोग को नया कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ रहा है। नया कंस्ट्रक्शन करने से ही तो कार्बन का एमिशन होगा भाई, तो वो सब बिल्कुल नहीं हो रहा है, राइट। इनफैक्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने के लिए नहीं, इन्होंने बाइक लेन्स बनाए हैं, राइट। यही नहीं, मिनिमाइज़ किया है फ्यूल पावर्ड जनरेटर्स को, जिससे क्या कार्बन एमिशंस कम से कम हो, राइट। सस्टेनेबल प्रोड्यूस गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है इस ओलंपिक्स को चलाने के लिए, और कंसिडर किया जा रहा है बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कार्बन एमिशंस को, दैट इज डायरेक्ट कार्बन एमिशंस एज वेल एज इनडायरेक्ट कार्बन एमिशंस, दोनों को कंसिडर किया जा रहा है और मेक श्योर किया जा रहा है दैट कार्बन एमिशंस ओवरऑल होलिस्टिकली हम लोग रिड्यूस कर सके। इसीलिए तो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कार्बन ऑफसेटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ किए जा रहे हैं यहाँ पर। जैसे कार्बन क्रेडिट को खरीदा गया, बोला जा रहा है अराउंड 1.3 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स इन्होंने खरीदा है, जिससे इनको भी पता है दैट देखो भाई अभी जो ये चीज़ें हो रही है इससे कार्बन एमिशन होगा, तो क्यों ना इसको एमिशन को ऑफसेट किया जाए, क्यों ना इसको परचेज किया गया है कार्बन क्रेडिट्स। अब कार्बन क्रेडिट्स का तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है ना क्या होता है। कार्बन क्रेडिट्स इसलिए खरीदा जाता है जिससे कि आप अगर लिमिट से ज़्यादा कार्बन एमिट कर रहे हो तो उसका पैसा आपको एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और उस गवर्नमेंट से वो पैसों से क्या करेगी गवर्नमेंट, बाद में एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज अपनाएंगी जिससे कार्बन एमिशंस को रिड्यूस किया जा सके, राइट। यही नहीं, इस पेरिस गेम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर कार्बन का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ई व्हीकल्स का यूज़ किया जा रहा है ना, फुट या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ये सब चीज़ें ज़रूर से ध्यान में रखिएगा, राइट। नेक्स्ट असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है, यहाँ पे बात की जा रही है आसाम का हाईवे हॉरर के बारे में, राइट। नाउ हाईवे हॉरर है क्या? देखो असम का अगर स्टोरी देख लीजिएगा, राइट, स्पेसिफिकली नेशनल हाईवेज के रिलेटेड, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है। क्या सिचुएशंस है चलो डिस्कस करते हैं। क्वालिटी ऑफ रोड्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। नाउ अगर देख लीजिएगा कोई भी रीजन में इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल अगर डेवलपमेंट का इंश्योर अगर करना है तो उसके लिए आपको ऑल वेदर रोड्स बनाने पड़ेंगे, तभी इंश्योर किया जा सकता है कोई भी रीजन का इकोनॉमिक या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके। तो यस, इसीलिए तो बोला जा रहा है ना क्वालिटी रोड्स इसीलिए तो बनाया जाता है। क्वालिटी रोड्स किस लिए बनाया जाता है? जिससे कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन किया जा सके, क्योंकि एक रीजन में कुछ टाउन्स होते हैं, कुछ सिटीज़ होते हैं, कुछ नेबरिंग स्टेट्स होते हैं, उन सबको कनेक्ट करना पड़ेगा, और अगर क्वालिटी रोड्स नहीं हुए तो कैसे कनेक्ट करोगे? आसाम का नीड तो और भी ज़्यादा है भाई, क्योंकि आसाम जो है वो भी एक्सट्रीमली डेवलपिंग स्टेज में है, नॉर्थ ईस्ट का ये हब माना जाता है, और इसके लिए अगर रोड कनेक्टिविटी वाइटली मतलब अगर अच्छा ना हो तो यस यहाँ पर प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है। करंट अगर स्टेट देख लीजिएगा नेशनल हाईवेज़ का आसाम में, तो यस अगर देख लोगे ऐसे NH37 ही उठा के देख लो, ये बिल्कुल अनकम्प्लीट है, बहुत जगह तो पॉट होल्स है, बहुत जगह डिफेक्टिव है ये, राइट। और पुअर कंडीशन जो है ना नेशनल हाईवेज़ का, इसके कारण इफेक्ट क्या होता है? डेवलपमेंटल प्रोसेस इंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन में, राइट। यही नहीं, अगर टोल चार्जेस की अगर बात करें, रोड कंडीशंस की अगर बात करें, यस दीज आर वेरी वेरी टोल मतलब टोल्स इश्यूज भी क्या है, मतलब कहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं आपके, वहाँ पर पैसे लिए जा रहे हैं जिस रोड्स में आपके पॉट होल्स बने हुए हैं, राइट। इनफैक्ट अगर नितिन गडकरी साहब देख लीजिएगा, यूनियन मिनिस्टर, इन्होंने खुद बोला था दैट टोल्स शुड नॉट बी चार्ज इफ द रोड्स आर नॉट इन गुड कंडीशन। अगर रोड्स अच्छे कंडीशन में नहीं है तो टोल चार्जेस हम लोग को नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स अगर देख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर ने भी क्लियरली वैसे तो स्पेशल डैशबोर्ड सेटअप किया है जिससे मॉनिटर किया जा सके सेंट्रल प्रोजेक्ट्स इन आसाम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और इसके फीचर्स भी क्या है, इसके फीचर्स भी बताया गया दैट ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी जिससे आपको कंप्लीट मतलब प्रॉपर ओवरसाइट मिलेगा दैट क्या चीज़ें चल रही है। बट कहीं ना कहीं बोला जा रहा है इस आर्टिकल में दैट हम लोग को लोकल मॉनिटरिंग को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, और ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग को सेटअप करना पड़ेगा ऐसे ही कोई सिमिलर मैकेनिज्म जिससे
मॉनिटर किया जा सके म्यूनसिपल रोड कंडीशन को आसाम में, स्पेसिफिकली वैसे समय में जब मॉनसून का समय हो। और कुछ रिकमेंडेशंस भी फाइनली दिए गए हैं, जैसे अगर अनडाउटेडली मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी को तो इंश्योर करना ही पड़ेगा, बट साथ ही साथ जो भी अनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट है उसको हम लोग इवेल्युएट करके क्वालिटी और टाइमली एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, जिससे डिले कम से कम हो और लॉन्गर रन में सेफ्टी इंश्योर किया जा सके, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।